आज हम लोग ETS या ETC देखने वाले हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ETS या ETC का फुल फॉर्म क्या है? ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ETC मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये नाम खुद एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन्स मीन्स व्हाट? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने वाले हैं, ठीक है, इन अ चेन वाइज मैनर, एक के बाद एक, किसी एक पैटर्न से पास ऑन होने वाले, एक को लेकर दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा। या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गए इन अ सिस्टमेटिक मैनर, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर होता है। तो याद रखिए, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके अंदर का जो इनर मेम्ब्रेन होता है क्रिस्टे वाला, वो वहाँ पर होता है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। मतलब क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया को कट करने के बाद अंदर क्या स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे लेबलिंग दिखाई दे रही है, मगर हमको फिलहाल हमारे टॉपिक के हिसाब से 3 नामों पर कॉन्सेंट्रेट करना है। पहला नाम है इनर मेम्ब्रेन, दूसरा नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और तीसरा नाम है मैट्रिक्स। हमारा जो ETC का टॉपिक है उसके लिहाज से ये 3 नाम जो है हम लोगों को इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आइए देखते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है। ये है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, जो व्हाइट लाइन से रिप्रेजेंट की गई है इन दिस डायग्राम। तो आप देख सकते हो ये जो पूरी ये जो व्हाइट लाइन है, जिसको मैं अभी रेड कलर से रिप्लेस कर रहा हूं, ये होती है क्या? ये होती है इनर मेम्ब्रेन। तो ETC जो है इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, ठीक है। बाहर का हिस्सा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा गया है। जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया जो है, इसे कहा गया है, ठीक है। और इसके बाद मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सा हिस्सा? मैट्रिक्स ये वाला हिस्सा है जिसको मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये सारा एरिया मैट्रिक्स है। व्हाट इज ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? देखिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर 4 रिएक्शंस होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है लिंक रिएक्शन, तीसरा होता है क्रेब्स साइकिल, चौथा ETC, ये तो अभी हम लोग शुरू किए हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, ये तीनों रिएक्शन में इफ़ यू रियलाइज या इफ़ यू रिकॉल, तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों को NADH2 मिला है, एंड क्रेब्स साइकिल में NADH2 के अलावा हमको FADH2 मिला है। ये दोनों जो कोएंजाइम्स है, हम लोग इसको ETC में पढ़ने वाले। क्या इसका ETC में क्या इस्तेमाल है? तो देखिए क्या इस्तेमाल है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 इफ पास थ्रू ETC, तो क्या होगा? हम लोगों को 3 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। याद रखने के लिए कैपिटल N कैसा लिखते हैं? 1, 2 एंड 3। तो याद रखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 विल गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है। इसके बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 will give, if it will go through ETC, it will give 2 ATP molecules। प्लीज आपको ये याद रखना है। तो जितना भी NADH2 एंड FADH2 हम लोगों को ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल में जो मिला था, वो ETC के जरिए से हम लोगों को और एनर्जी, ATP एनर्जी प्रोड्यूस करके देने वाला है। इसीलिए ETC में क्या हो रहा है, ये हम लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। नाउ ETC is composed of 5 complexes। 5 कॉम्प्लेक्स जो है मिलकर ETC को चलाते हैं, और बीच में इंटरमीडिएट या फिर हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन को
एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर करने वाले साइटोक्रोम्स भी अवेलेबल है। तो अभी हम लोगों को देखना है वो पांच कॉम्प्लेक्सेस क्या है। पहली बात कॉम्प्लेक्स वर्ड को समझो। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? मोर देन वन। अगर आप कोई बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में हो तो समझ जाना कि इस कंपाउंड में एक से ज़्यादा कोई बिल्डिंग है, तो उसी को कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स जो बना है वेरियस स्मॉल कंपोनेंट्स को मिलाकर बना है। आई हैव टोल्ड यू कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 5 कॉम्प्लेक्सेस। ये 5 कॉम्प्लेक्सेस है। यू हैव टू राइट इन रोमन ओनली 1 2 3 4 5। ये पांचों कॉम्प्लेक्स के अपने अपने एक नाम है। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है NAD डिहाइड्रोजिनेज। NAD का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। सेकेंड कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, C कैपिटल रहेगा। और फिफ्थ वाला द मोस्ट इंपॉर्टेंट ATP सिंथेज, ठीक है। ATP सिंथेज या ATP सिंथेटेज भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा या फॉर्मेशन होगा बाय मीन्स ऑफ कीमो ऑस्मोसिस। कीमो ऑस्मोसिस क्या है वो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं पहले कॉम्प्लेक्स से। अब NAD जो हम लोगों को मिल चुका है ग्लाइकोलाइसिस से, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल से, वो ETC में आ रहा है। ETC में कैसा आएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वाले मेम्ब्रेन में आ जाएगा। उसका नाम क्या है? दैट इज अ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये सारे यानी कि अपने सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड है। पहला कॉम्प्लेक्स में NAD आएगा। NAD जैसा आता है NADH2 आएगा। NADH2 आता है, ठीक है, और खुद बन जाएगा क्या? NAD। एंड दिस NAD इज फ्री टू गेट यूटिलाइज वंस अगेन इन क्रेब्स साइकिल और इन क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन और ग्लाइकोलाइसिस। जैसा ही ये हाइड्रोजन अलग होगा, दो चीज रिलीज होगी। एक होगा हाइड्रोजन एटम और एक रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन will directly go into the intermembrane space of the mitochondria और ये 2 इलेक्ट्रॉन पास ऑन होंगे to the FMN, that is a flavin mononucleotide। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको पास ऑन होंगे, डेफिनेटली इट विल गेट रिड्यूस्ड। फिर वो अपने आप को ऑक्सीडाइज होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन पास ऑन होंगे FeS को, that is आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स। Fe का फुल फॉर्म क्या है? आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द थर्ड कॉम्प्लेक्स, डायरेक्टली टू द थर्ड कॉम्प्लेक्स। बट electrons they don't have a capacity to directly get transfer from one complex to another। इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो इन लोगों को ट्रांसफर करने के लिए यूबीक्विनोन जैसा ही 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं, दिस यूबीक्विनोन इज बीन कन्वर्टेड इनटू यूबीक्विनोल। जब इलेक्ट्रॉन नहीं था इसके पास, ये कहलाता था यूबीक्विनोन। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? कोएंजाइम Q, ठीक है। यूबीक्विनोन अब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? यूबीक्विनोल, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन अब वो तीसरे ग्रुप में डालेगा, मतलब तीसरे कॉम्प्लेक्स में डालेगा। समझ में आया? अब आप सोच रहे होंगे सेकेंड कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है। तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज डेडिकेटेड फॉर द FAD यानी FADH2। जैसा यहाँ पर पहला कॉम्प्लेक्स NAD का हाइड्रोजन तोड़ रहा था, यहाँ पर भी सेकेंड ग्रुप जो रहेगा या सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो FAD का हाइड्रोजन अलग करेगा और इसको ट्रांसफर, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा थर्ड कॉम्प्लेक्स में। समझ में आया? तो यहाँ पर भी FADH2 is been converted into FAD
एंड वंस अगेन दिस FAD विल बी यूटिलाइज ओनली इन क्रेब्स साइकिल, क्योंकि FAD और कहीं यूज होता नहीं है, ठीक है। तो ये चला जाएगा और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, किसको, सॉरी, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा FeS को, दोनों भी देखो अपने इलेक्ट्रॉन FeS को दे रहे, ये भी FeS को दे रहा है, वैसा ही जैसा NAD ने दिया था। अब FeS ने अपना इलेक्ट्रॉन UbQ9 को दिया था ताकि वो थर्ड में ट्रांसफर करे, वैसा ये भी FeS UbQ9 को ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझा? पहला क्या हुआ, NAD FAD जो हम लोग को पहले मिल चुका, ये कॉम्प्लेक्स के जरिए से पास ऑन हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पर सिचुएटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले मेम्ब्रेन के अंदर, हाँ वो इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या हो जाता है, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, NAD डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पर NAD से हाइड्रोजन को निकालने का काम कर रहा है, ठीक है, इसके लिए NAD डिहाइड्रोजिनेज है। NAD से जैसा हाइड्रोजन निकलता है वैसा 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन FMN को पास हुए, हाइड्रोजन नहीं, और FMN ने अपना इलेक्ट्रॉन FeS को दिया, दैट इज आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स को दिया। यहाँ से ये ट्रांसफर होगा थर्ड कॉम्प्लेक्स में, बट इलेक्ट्रॉन्स दे डोंट हैव द ओन एबिलिटी टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर, कोई इंटरमीडिएट चाहिए। वो इंटरमीडिएट कौन है, UbQ9। UbQ9 जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू UbQ9, या हम ये बोलेंगे कि UbQ9 इज नोन एज UbQ9 व्हेन इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1। समझ में आया? और ये दे देगा इसको कॉम्प्लेक्स 2 को, समझ में 3 को, कॉम्प्लेक्स 3 को। तो फिर कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ गया, कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर FADH2 इज बीन कन्वर्टेड इनटू FAD, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है। अगेन ये हाइड्रोजन कहाँ गया, जो पहला वाला हाइड्रोजन गया था, हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो FeS दैट इज आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स में गया है, अब वो थर्ड वाले में जंप करने वाला है। फिर से एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में खुद से ये नहीं जा सकता, दे रिक्वायर हेल्प ऑफ समवन। तो यहाँ पर उसको फिर से कौन हेल्प कर रहा है, कोएंजाइम Q दैट इज UbQ9। UbQ9 जब इलेक्ट्रॉन लेता है वो कन्वर्ट हो जाता है, या इट इज कॉल्ड एज अ UbQ9, और फिर उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स 3 में ट्रांसफर करता है। यहाँ तक समझा? तो अब थर्ड वाले में आ गया। अब थर्ड वाले में साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C, यानी देखो अभी यहाँ पर आपको अगर आपकी बुक में देखेंगे तो साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C के बीच में वापस से FeS दिया हुआ है, दैट इज आयन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये दोनों का इतना क्लोज रिजेम्बलेंस है या एसोसिएशन है कि FeS ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो कई जगह पर और कई बुक में इसको डायरेक्टली हम लोग साइटोक्रोम BC भी लिखते हैं, मगर आपके बुक में उसको डिफाइन करके बोला है, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा FeS को, और FeS से साइटोक्रोम C को। अगेन वो थर्ड से फोर्थ कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। फिर बोला हूँ एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में खुद से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, फिर से उसको मदद लगेगी। अब उसको UbQ9 नहीं हेल्प करेगा, अब उसको करेगा कौन, साइटोक्रोम C हेल्प करेगा, साइटोक्रोम C। इस साइटोक्रोम C को नाम दिया गया है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। समझ में आया? तो ये साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में ट्रांसफर करेगा। समझ में आया? और उसके बाद ये जाएगा साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 पे जाएगा। अब जब वहां पर जाएगा तो याद रखो जो हाइड्रोजन, अभी देखो क्या हो जाता है, ये यहाँ पर तक आ गया, ठीक है, और आगे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, इसको हाफ क्यों बोलते हैं, ये सवाल है। नॉर्मली क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अकेला नहीं लिखते, कभी भी 2 में लिखते हैं, मगर यहाँ पर सच में 2 मॉलिक्यूल नहीं, एक ही मॉलिक्यूल आएगा ऑक्सीजन का, इसीलिए 2 का आधा क्या है 1, इसीलिए उसको हाफ लिखा गया है, बिकॉज ओनली 1 ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल, इसीलिए उसको हाफ लिखा गया है। समझ में आया?
अब देखो क्या हो जा रहा है, जितने भी हाइड्रोजन है, अब ये एक ही NAD और एक ही FAD नहीं है, बहुत सारे होते जा रहे हैं ऐसे, जितने भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, और कंटिन्यूसली ये होते जाते क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हुआ, वहाँ गया क्रेब्स साइकिल, ऐसा बहुत सारे होते जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो एटम है ये किधर चला गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला गया। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पॉजिटिव 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 बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। तो क्या हो जाता है कि हम लोगों को इस पॉजिटिव आयंस को बैलेंस करना है, तो याद रखो तब काम में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में ATP सिंथेटेज करके एंजाइम्स है, और ये एंजाइम क्या कर, अभी देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है मैं बता देता हूँ। क्रिस्टे वाला जो एरिया है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टे वाला एरिया है, माइटोकॉन्ड्रिया तो ऐसा रहता है, ये क्रिस्टे, ये जो मैं यू शेप बना रहा हूँ, ये क्रिस्टे वाला एरिया है। इस क्रिस्टे वाले एरिया पर F1 पार्टिकल होता है, F1 पार्टिकल ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं, इस बेस को बोलते हैं F0 और इसको बोलते हैं F1, ठीक है। नो डाउट हेड स्टॉक बेस ये भी बोलते हैं, मगर टेक्निकली अभी इसको यहाँ पर ये यूज हो रहा है F1 एंड F0, ठीक है। F0 का हिस्सा जरा ध्यान रखिए, F0 वाला जो हिस्सा है ये है क्या, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के तरफ है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के तरफ है, और ये F1 वाला हिस्सा जो है ये उसके इंटरनल चेंबर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस एरिया में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से पंप होकर इधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा ताकि बैलेंसिंग हो। इधर के हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज ATP सिंथेटेज, F1 पार्टिकल अलाउ करता है हाइड्रोजन एटम्स को कि वो इसमें से घुसते हुए अंदर चले जाए। जैसा ही वो अंदर चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, एनर्जी इज बीन लिबरेटेड, एनर्जी इज बीन लिबरेटेड, और जैसा ये एनर्जी लिबरेट होती है यहाँ पर F1 पार्टिकल के पास ADP अलॉन्ग विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइन से खड़े रहते हैं, लाइन से मतलब यानी बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं। जैसा ये एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी लोग कंज्यूम करते हैं और ADP IP के साथ मिलकर ATP बनाते रहते हैं। ये आता है, समझ में आया, समझ में आया। तो स्टेप वाइज मैनर से ADP इज बीन कन्वर्टेड इनटू ATP। आई रिपीट, F0 वाला हिस्सा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया जिसके वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। उसके वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन आयंस को अंदर भेजना पड़ेगा ताकि बैलेंसिंग हो सके। ये हाइड्रोजन आयन किसके ज़रिए से अंदर जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजोम्स, ऑक्सीजोम्स के ज़रिए से ये अंदर जा रहे हैं। व्हेन द हाइड्रोजन मूव्स from intermembrane space into the internal part of the mitochondria या मैट्रिक्स में जब वो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि एनर्जी इज बीन जनरेटेड, और जैसा ये एनर्जी जनरेट होती है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये एनर्जी ट्रैप करता है कौन, ADP अलॉन्ग विद IP, और ATP गेट्स जनरेटेड। इस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोऑस्मोसिस, ये याद रखो। कीमोऑस्मोसिस फोटोसिंथेसिस में भी देखा जाता है। ये क्या प्रोसेस है, एकदम सिंपल है। देखो कीमोऑस्मोसिस क्या है, एकदम सिंपल है। एक जगह पर हाइड्रोजन, सपोज करो ये रो है और ये रो है, ये रो में हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा हो गए और यहाँ पर कोई बैठा ही नहीं, समझ लो, यानी यहाँ पर चिल्ड्रन ज़्यादा हो गए स्टूडेंट, और यहाँ पर कोई बैठा ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई थोड़े यहाँ पर आ जाओ बैलेंस करने के लिए, एक मिसाल के तौर पे। तो वैसा ही क्या हो जाता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव 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 वाले आयन सब एक जगह पर ज़्यादा हो जाते हैं तो इम्बैलेंसिंग होता है। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, कीमोऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। ये कीमोऑस्मोटिक प्रेशर के वजह से पॉजिटिव आयंस इक्वल यानी इक्वल होने के लिए एक दूसरे अपोजिट साइड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये बैलेंस हो जाते हैं। जब कभी भी हाइड्रोजन आयंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेटेज, तो क्या हो जाता है कि एनर्जी इज बीन जनरेटेड, और ये एनर्जी जनरेट होती है
तो क्या हो जाता है, एटीपी सिंथेटेस एडीपी को आईपी के साथ मिलाते हैं और एटीपी बनता है। इसको बोलते हैं कीमो ऑस्मोसिस।